सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मूव करते हैं फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम बोल रहे हैं फोर्सेस। बहुत कॉमन वर्ड है डे टू डे लाइफ में, है ना। कितनी फोर्स लग रही थी। फोर्स तो आजकल हम जनरली भी लगाते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई वो फोर्स अप्लाई कर रहा है हमारे ऊपर, ही यूज्ड फोर्स। तो आपको पता है कि फोर्स का मतलब होता है अ पुश और अ पुल। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, फोर्स इज आइदर अ पुश और अ पुल। But don't force me to do this thing. Don't pull me to do this thing. Or don't push me to do these things. He is forcing me into his organization. जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं, forcing me, that means he is pulling me. तो खिंचाव या धक्के को हम फोर्स कहते हैं। इट्स पुश और अ पुल, सिंपली आप कह सकते हैं पुश और पुल। तो ये कहने में बहुत आसान लगता है, बट व्हेन फिजिसिस्ट्स बेसिकली स्टडीड दिस, they were totally mind boggled, because it's easy to say because we observe it in day to day lives that if you push something it begins to move, isn't it? But I push this wall or anything besides me, it doesn't move, right? आप कभी कभी किसी चीज को धक्का लगाते हो तो वो आपकी मूव नहीं करती। तो क्या होता है, आपकी फोर्स जो है, जैसे मैंने वेक्टर्स में बताया था कि उसके विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रही होती है, बिकॉज ऑफ दैट इट डजंट मूव। So essentially, like when physicists studied force, then they could only find four kinds of forces in nature. Only four kinds of forces. So you will think we apply forces on objects, suppose we push it. But ये कॉमन सेंस व्यू है। एक्चुअली जब आप पुश कर रहे हैं किसी को तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को टच कर रहे होते हैं। वो भी आंखों से देखने पर ही टच करते हैं। एक्चुअली दो चीजें कभी टच नहीं होती, क्योंकि टच हो गई तो इसका मतलब कि एटम्स बिल्कुल कोलाइड हो जाएंगे, थोड़ा सा गैप रहता है बाद में भी। इसका मतलब हम जब किसी चीज में फोर्स लगाते हैं तो उसको टच नहीं कर रहे होते हैं, उससे थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, जिससे आपको आश्चर्य होगा कि हम थोड़ा दूर होते हैं। मैं इसको आपको और आसानी से समझाता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी मैग्नेट देखा होगा तो एक मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट के पास लाओ, नॉर्थ नॉर्थ पोल, उनके दो पोल्स होते हैं। तो एक साइड से लाओगे तो थोड़ा दूर आने पर चिपक जाएगा, और थोड़ा सा दूसरा साइड से आप उस पर पास लाओगे तो वो दूर भागेगा। तो आप किसी मैग्नेट के पास मैग्नेट को लाके दूर भगा सकते हो इवन विदाउट टचिंग देम, या फिर उसके पास लाके अट्रैक्ट कर सकते हो। सिमिलरली एक मैग्नेट से आप किसी आयरन फिलिंग्स के पास लाओ तो खिंच जाएंगी, थोड़ा सा दूर से ही। तो जब हम टच करते हैं तो डीप डाउन हो यही रहा है आपका, तब भी उस केस में कुछ अलग नहीं हो रहा है। यही सेम फिनोमिनन हो रहा है कि जैसे ही आप किसी चीज को किसी के पास ला रहे हो तो वहां से अट्रैक्शन और रिपल्शन, पुश और पुल, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक एग्जांपल मैंने ये दिया कि जो डे टू डे लाइफ में आप फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टचिंग से नहीं होती, पास आने पे होती है। उस फोर्स को हम कहते हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डीप डाउन। दूसरी फोर्स, जैसे इसको मैं छोड़ देता हूं तो ये जमीन पे गिरता है, जिससे न्यूटन आश्चर्यचकित हुए थे। नॉर्मल पीपल डोंट गेट सरप्राइज, बट साइंटिस्ट्स हैव अ यूनिक ब्रेन। So everybody was seeing it, but he thought like, why is this apple falling? Somebody might have thought him mad in those times. What type of question is this? Why is apple falling? Things come down naturally. But no, naturally means what? If I leave here this pen, it does not come to my hand, it falls down. It means there is no attraction to this side basically, but there is an attraction towards the earth. So why is that the things are falling down? It means earth is attracting them. Attraction means again exerting a force like a magnet. That means, is the earth like a magnet which is attracting everything? So then Newton came upon another kind of force which he called as the law of, as gravitational force. Newton gave it name gravitation. ने कहा कि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। वो चांद और पृथ्वी के बीच भी एग्जिस्ट करता है, वो एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच भी करता है। वो करता है तो इनके बीच में भी एग्जिस्ट है, मेरे हाथ और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। पर ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत छोटी होती है वो, और अर्थ और इसके बीच में बहुत बड़ी होती है। तो शॉर्ट करते हुए बात को मैं ये कहूंगा कि हम रियल लाइफ में दो काइंड्स ऑफ फोर्सेस देखते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और दो फोर्सेस हिडन है, तो मैं अभी बताऊंगा हिडन फोर्सेस कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर।
वैसे तो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, पर मैं आपको अभी जो टेक्सचुअल बात है बता रहा हूँ। उसमें पहली आपकी है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमको बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट आप सरप्राइज होंगे कि दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर खिलाड़ी है। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी होती है ये विजिबल फोर्सेज हैं दोनों, जैसे मैंने आपसे कहा, दीज आर व्हाट यू कैन सी विद योर आईज। और दो हिडन फोर्सेस भी हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रही है मगर नेचर में काम कर रही हैं। उसको मैं थर्ड फोर्स कहूंगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये देखिए, ये वीकेस्ट है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे मजबूत फोर्स यही है। आप कहोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या भला है, व्हाट इज दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? तो ये नॉर्मली आइज से नहीं दिखती। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, नाभि होती है। जैसे आपका हार्ट होता है, ऐसे ही एक एटम का हार्ट होता है। उस हार्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। और प्रोटॉन्स एक्चुअल देखा जाए तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मतलब प्रोटॉन्स एक साथ नहीं रह सकते, आपस में दुश्मन होते हैं प्रोटॉन्स एक दूसरे के, सो दे आर एनिमीज। तो वो एक एरिया में कैसे बंधे हुए रहते हैं इतने छोटे से? तो उनको एक बहुत स्ट्रांग फोर्स बाउंड करके रखती है नाभि में, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को, उसको हम कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इसी टाइप से जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो भी हमारी नाभि न्यूक्लियस में ही काम करती है। वो कब काम करती है? जैसे सपोज एक प्रोटॉन कई बार टूट जाता है, किसमें? एक न्यूट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। वो एक हायर स्टडीज में आएंगे। तो जो न्यूक्लियस इंट्रैक्शन होते हैं आपस में पार्टिकल्स के, जहाँ टूट फूट चलती है, रेडिएशंस निकलती हैं, वो होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स से। तो अब न्यूक्लियस तो हमको दिखता नहीं, हमको तो एटम भी नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेट कर रही है छोटे से डिस्टेंस पे, शॉर्ट रेंज में, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग और वीक ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी मैंने दो छोड़ी है, इसका आप क्रम आप स्टडी कीजिएगा कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट बताइए, सेकंड पे कौन सी आती है, थर्ड पे कौन सी आती है। यू नीड टू टेल मी दिस, लाइक यू आप स्टडी करिए, बुक्स में मिल जाएगा कि फोर फंडामेंटल फोर्सेस में से मैंने दो फोर्स बताई, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो विजिबल हैं, और हिडन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। आजकल नई रिसर्च हो रही है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि ये भी वीक भी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कहीं ना कहीं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आ रही है। तो अगर ये प्रूव हो गया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली नथिंग बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो फिर तीन ही रह जाएंगी, मगर अभी हम चार फोर्सेस की बात करेंगे फिलहाल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो वैसे अभी हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो इन दोनों चीजों को सेपरेट करके चलते हैं, मगर अभी साइंटिस्ट इनको जोड़ के ही देख रहे हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कोई फोर्स कभी कभी इलेक्ट्रिक जैसी लगती है और कोई कभी कभी मैग्नेटिक जैसी लगती है। जैसे कि सपोज आप इसको समझने के लिए ऐसा समझें, एक फिल्म एक्टर है, लेट अस से आमिर खान या रणवीर सिंह। रणवीर सिंह कभी एक रोल में दिखता है, कभी दूसरे रोल में दिखता है, बट है तो रणवीर सिंह। तो इसका मतलब फोर्स तो एक ही है, बट इट अपीयर्स एज टू, समटाइम्स एज इलेक्ट्रिक, समटाइम्स एज मैग्नेटिक। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है, ऑब्जेक्ट अर्थ के बीच में लग रही है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो जब मैं धक्का देता हूं, जैसे पुश कर रहा हूं, वो मुझको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। एक छोटी सी बात से मैं अपना टॉपिक खत्म करूंगा, और इनको न्यूक्लियर फोर्सेस को मैंने सिर्फ बताया है, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं, इसके बारे में लास्ट एक मुझे बात करनी है कि सपोज मैं यहाँ पे अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा वेट है 80 केजी। 80 केजी वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैं नीचे तो नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नीचे फ्लोर है। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे नीचे एक नीचे फ्लोर है, ये हाथ मेरा। इसका मतलब जब मैं नीचे जाता हूँ तो मैं इसके पास आ जाता हूँ। मैं आपसे फिर कहूंगा, मैं फ्लोर को बिल्कुल टच नहीं करता, बहुत निकट आता हूँ, बहुत निकट आ जाता हूँ। तो उसमें क्या होता है? तो जो मेरा वेट है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? नीचे की फ्लोर को। दिस इज कॉमन सेंस, द फ्लोर इज सपोर्टिंग दिस।
मेरे वेट को फ्लोर सपोर्ट कर रहा है, ये जमीन जमीन सपोर्ट कर रही है, इस पैन को मेरा हाथ सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा हाथ है वो उस पर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जो फ्लोर है वो मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। आप सरप्राइज होंगे क्यों? क्योंकि मेरा वेट बैलेंस क्या करेगा, अगर मेरा वेट कोई फोर्स बैलेंस ना करे तो मैं जमीन में धंस जाऊंगा। इसका मतलब जमीन एक फोर्स, मैं जमीन की तरफ आ रहा हूँ, जमीन मेरे ऊपर एक ऐसा फोर्स लगा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स लगा रही है टच वाला, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्यों लगती है वो हम बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में रिपल्शन होता है पास आने पे, वो हम बाद में बात करेंगे, बट दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो आगे चलती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो आप सोचिए, जो पूरी अर्थ मेरे ऊपर एक फोर्स लगाती है ग्रेविटेशनल, उसको बैलेंस करने वाली फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो दोनों फोर्सेस की वजह से ही मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ना मैं ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ। तो मेरे ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटेशनल नीचे की डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊपर की डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल कौन लगा रहा है? अर्थ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन लगा रही है? फ्लोर, ये जमीन, नॉट दी अर्थ, ये धरती जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर टॉपिक। थैंक यू।